हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अंडर द ग्रीन लाइट के थर्ड पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको इस मानवा की एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ स्टार्ट करने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए बिना देरी किए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हम कैफेटेरिया का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिनके दोनों सबऑर्डिनेट बैठे हुए थे। उन दोनों के मुँह का नक्शा बिगड़ा हुआ था, क्योंकि जिन ने कोल वाले इंसिडेंट की वजह से मार मार कर उनकी बुरी हालत कर दी थी। जिन्हें देखकर कैफे की ओनर घबराते हुए बोलती है, ओह गॉड, आखिर तुम दोनों के साथ क्या हुआ है। और फिर साथ ही मैथ्यू को आवाज़ लगाते हुए बोलती है कि अभी फर्स्ट एड किट लेकर आओ। फिर सेंगची और योंगबाल दोनों ही एक साथ बोलने लगते हैं कि हम ठीक है मैम, आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन मैथ्यू तो फर्स्ट एड किट ले आता है और साथ ही साथ वो उन दोनों के लिए कॉफ़ी भी लेकर आया था कि इसे पीने से तुम्हारे वुंड्स जल्दी हील हो जाएंगे। हम देखते हैं कि वो दोनों उनके ऐसे बिहेवियर को देखकर तो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहे थे। जी शाय फील करते हुए नर्वसली अपने सर पर हाथ फेरते हुए बोलता है, वो आपका शुक्रिया। और ओनर उसके बिल्कुल क्लोज आकर उसके फेस पर उंगली लगाते हुए पूछती है कि आखिर तुम दोनों के फेस की ऐसी हालत कैसे हो गई, क्या तुम दोनों ने किसी से फाइट की है। फिर सेंगची ब्लश करते हुए जल्दी से बताने लगता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि उन दोनों को किसी के ऐसे ट्रीट करने की आदत नहीं थी। सेंगची जल्दी से ब्लश करते हुए बोलता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस आजकल हम ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। इस पर बॉस ने हमें सख्ती से डांट दिया। इस पर ओनर उससे पूछती है कि जिस पर्सन के साथ तुम दोनों हमेशा होते हो, क्या वही तुम्हारा बॉस है। जीज, वो मेरे प्रीशियस कस्टमर्स को ऐसे कैसे मार सकता है। ओनर की ये बात सुनकर तो शेंगची के मुंह से सारी चाय गिर जाती है। वो चिल्लाते हुए उसे बताने लगता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो इससे भी कहीं ज़्यादा मार बर्दाश्त कर सकता हूँ। ये तो बस हल्की सी गुदगुदी की तरह है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये मार बिल्कुल ऐसे है जैसे बॉस ने हमें बैक पर पैट करके अच्छे से काम करने का बोला हो। पर ओनर बोलती है, मगर फिर भी उसे ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। पर वो दोनों अभी भी जिनकी साइड लेते हुए बोलते हैं, सच में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम ठीक हैं। वैसे भी हमें उनके ऐसा करने का रीज़न पता है। वो हमारे साथ ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि असल में उन्हें हमारी बहुत ज़्यादा परवाह है। वैसे भी बॉस के हाथों मार खाना हम दोनों के लिए ऑनर की बात है। जिस पर ओनर चौंकते हुए पूछती है, क्या तुम दोनों ने अभी अभी ये बोला कि बॉस के हाथों मार खाना ओनर की बात है। आखिर ये क्या चल रहा है। इस पर योंगबाल उनसे बोलता है कि तुम दोनों ये नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम लोग ये नहीं जानते कि असल में इस फील्ड की लाइफ कैसी है। और अब शेंगची बोलता है कि हमारी फील्ड में जिंदगी और मौत का कोई पता नहीं होता, अब जिंदा रहोगे या नहीं ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि तुम किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हो। अगर बॉस ना होते तो काफ़ी देर पहले ही कोई रोड पर हमें शूट करके मार देता। इस पर ओनर अब उन दोनों की बातें सुनने के बाद उन्हें चैलेंज करते हुए बोलती है, अब मैं समझ पा रही हूँ कि तुम्हारा बॉस सच में एक इनक्रेडिबल पर्सन है। फिर शिंगजी जल्दी से चलाते हुए बोलता है, उन्हें इनक्रेडिबल कहकर आप उन्हें अंडर एस्टिमेट कर रही हैं, वो इससे भी कहीं ज़्यादा हैं। और फिर उन्हें अपनी स्टोरी बताने लगता है कि जब हमने फर्स्ट टाइम अपने बॉस के साथ इस वर्ल्ड में कदम रखा था, उस टाइम शेंगची फैमिली इतनी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग नहीं थी जितनी कि आज है। उस टाइम इस ग्रुप में बहुत से ऐसे मेंबर्स थे जिनकी वजह से ये ग्रुप ऑलमोस्ट कोलैप्स होने वाला था। ये बॉस ही थे जिन्होंने डूबती हुई कंपनी को आज इस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है। हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन बिजनेस से स्टार्ट किया था और उसके बाद हमने इस कंपनी की ब्रांचेस बनाई। उसके बाद बहुत से क्लब्स, शॉपिंग मॉल और यहाँ तक के होटल की चेन्स भी बनाई। ये तो बस बॉस के लीगल बिजनेस है और इसके अलावा बॉस के और भी बहुत से बिजनेस हैं जिसके बारे में हमें किसी से बात करना भी अलाउ नहीं है। देखते हैं कि वो दोनों काफ़ी गौर से उनकी बातें सुन रहे थे। ओनर उससे पूछती है, तो क्या तुम्हें लगता है कि हमें ये बात बताना ठीक रहेगा। इस पर मैथ्यू भी पूछता है, एक्चुअली मैं भी ये जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो रहा हूँ। फिर शेंगजी एक्साइटेड होते हुए उससे पूछता है, क्या सच में तुम क्यूरियस हो। और साथ ही खड़ा होकर जिनकी बड़ाई करते हुए बताने लगता है कि हमारे बॉस बिजनेस हैंडलिंग में सबसे अमेजिंग हैं। इसके साथ साथ उनकी फाइटिंग स्किल्स सबसे कमाल की हैं और इसके अलावा वो बहुत हैंडसम हैं। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई उन जैसे परफेक्ट पर्सन को फॉलो क्यों नहीं करेगा और हमारी तरह उनके साथ क्यों नहीं रहना चाहेगा। इस पर अब योंगबाल भी बोलता है कि आपका ये सब कुछ सुनकर तो शायद हम पर तरस आ रहा होगा, लेकिन सच में बॉस जैसे किसी पर्सन से मार खाना एक बिल्कुल थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था।
वो ये बताते हुए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। उसकी एक्साइटमेंट उसके फेस से बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही थी। इसे देखकर तो ओनर अपना सर ही पकड़ लेती है कि ठीक है अब बस भी करो। योमबाल, मैं सच में ये नहीं समझ पा रही, चाहे वो पर्सन तुम्हारे बड़े ब्रदर की तरह ही क्यों ना हो, फिर भी मुझे नहीं लगता कि उसे अपने यंगर मेंबर्स पर इस तरह से वोलेंस करने का राइट मिल जाता है। इस पर वो बोलते हैं, बात यह है कि इस टाइम हमें भी नहीं पता कि आखिर बॉस हम पर किस वजह से गुस्सा थे। हमारे बार बार उन्हें कॉल करने पर नॉर्मली वो गुस्सा तो नहीं होते। और साय करते हुए बोलता है, पता नहीं वो उस टाइम जो काम कर रहे होंगे वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। सेंगची की ये बात सुनकर तो मैथ्यू समझ आता है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। ये याद करते हुए वो बुरी तरह से ब्लश करने लगा था। उसका फेस पूरे का पूरा रेड हो जाता है। इतने में शेंगची अपने सर पर हाथ फेरते हुए बोलता है, एनीवे स्टोर ओनर और मिस्टर पार्ट टाइमर, आप दोनों सच में बहुत अच्छे लोग हैं। जो माफ करना कि उस टाइम मैंने म्यूजियम में तुम्हें एक पुलिस वाला समझ लिया था। और फिर साथ ही मैथ्यू के शोल्डर पर हाथ रखते हुए बोलता है, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें अब एक दूसरे के साथ ज़्यादा फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम किसी और चीज़ के बारे में क्यूरियस हो तो तुम बस मुझसे पूछ सकते हो। मैं इतना ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे स्ट्रीट्स की हर छोटी से बड़ी बात के बारे में पता होता है। इस पर मैथ्यू थोड़ा हेजिटेट करते हुए पूछता है, वो मैं बस एक और चीज़ के बारे में क्यूरियस हूँ। क्या तुम लोगों की फील्ड में हर कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बैग पर लिखता है? उसकी बैग पर स्कार्स हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने शार्प नाइफ से डीपली उसकी बैग पर शेंगची लिखा हो। इसे सुनकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और जल्दी से हैरान होते हुए उससे पूछते हैं कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता है। फिर मैथ्यू नॉर्मली रिप्लाई करता है, वो बस मुझे ऐसे ही पता चल गया। जिन डायरेक्टर जिन वो मेरे मॉडल हैं। मॉडल का सुनकर तो वो तीनों ही काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए मैथ्यू की तरफ देखने लगते हैं। इस पर शेंगची पूछता है, क्या सच में बॉस मॉडल बनने के लिए मान गए? इस पर मैथ्यू कहता है कि हाँ। जिस पर ओनर कहती है, फिर तो अच्छी बात है कि तुम्हें तुम्हारा मॉडल मिल गया है। और फिर अपने फेस पर हाथ रखते हुए हैरान होकर पूछती है, वो कोई टैटू नहीं बल्कि एक स्कार था। ये तो सच में टेरिफाइंग है। उसे यही लग रहा था कि वो किसी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस के लिए ऐसा करते होंगे। बोलती है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि तुम्हारे काम में ऐसा करना बिल्कुल नॉर्मल होगा। इस पर योंगबा रिप्लाई करता है, ऑफ कोर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस एक ही पर्सन है जो एनेस्थेटिक लिए बिना कुछ सोचे समझे बगैर अपनी बैग पर ऐसा काम करवा सकता है। वो बस बॉस है। जब उनकी कंपनी ऑलमोस्ट कोलैप्स होने वाली थी तो बहुत से लोगों ने बस बॉस को यूज़ करने के लिए खरीदने का ट्राई किया था और बॉस को ना चाहते हुए भी उस सब में शामिल होना पड़ा था। इस वजह से उन्हें ऐसे ट्रीट किया जाने लगा जैसे कि उन्होंने ग्रुप को धोखा दिया हो। इस पर योंगबल सैड होते हुए बोलता है कि जब भी मैं उस बारे में याद करता हूँ तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि वो योंगबल ही था जिसे कि जिन ने ऐसा करने का बोला था। इस पर वो कांपते हाथों से लिखने का ट्राई करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और उससे बोलता है, बॉस मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। जिन काफी सीरियस लुक के साथ उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ये मेरा ऑर्डर है, तुम्हें ये करना ही होगा और इसे अच्छे से लिखना। हम देखते हैं कि उसके ऐसा करने पर जिनकी पूरी बैग ब्लड से भर चुकी थी, उसे इस टाइम काफी ज्यादा पेन भी हो रही थी। पर योंगबाल उसे पेन में देखकर बोलता है, बॉस क्या हमें कुछ तो रुक जाना चाहिए। लेकिन जिन दो पेन को बर्दाश्त करते हुए अपने मुंह में कुछ दबाते हुए बोलता है, नहीं तुम इसे कंप्लीट करो। और योंगबाल बताता है कि टैटू को रिमूव किया जा सकता है, लेकिन अगर स्किन पर कोई चीज लिखी गई हो तो तब तक वो रिमूव नहीं होगी जब तक उस स्किन को ही रिमूव ना कर दिया जाए। एक स्कार कभी भी इरेज नहीं किया जा सकता। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उस टैटू की वजह से कोई भी और ग्रुप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो खुद भी किसी और ग्रुप को ज्वाइन ना कर पाए। अगर वो इस मार्क के साथ किसी और ग्रुप में ज्वाइन करते तो दूसरे ग्रुप में भी उन्हें एक गद्दार की तरह ही ट्रीट किया जाता। उसके लिए वो बस कार्ड नहीं है बल्कि एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसकी वजह से वो चिन्हाई ग्रुप के अलावा कहीं भी काम नहीं कर पाएंगे। हमें जिनकी उन्हीं मेमोरीज को दिखाया जा रहा था। यहाँ पर अपनी बैग पर शिन्हाई ग्रुप का नाम लिखने के बाद वो उसी हालत में मैडम चेयरमैन के ऑफिस में जाता है और जाकर उनसे बोलता है कि ये देखो और ध्यान से सुनो, मैं कभी भी इस ऑर्गेनाइजेशन को बिट्रे नहीं करूँगा और मेरी कोई भी इंटेंशन नहीं है कि जो कुछ भी मैंने यहाँ पर अचीव किया है वो मुझसे छीन लिया जाए।
अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करके सेटिस्फाई ना होता तो मैं कभी भी यहाँ पर ना आता, और अब मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला। ये सब बताते हुए हम प्रेजेंट में देखते हैं कि शेंची चेयर से उठते हुए बोलता है कि मिस्टर पार्ट टाइमर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हारे मॉडल हैं या कुछ और। अगर तुम बॉस के साथ इन्वॉल्व होना चाहते हो तो तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा कि तुम मेंटली प्रिपेयर रहो। बॉस दिल बहलाने के लिए ये काम करते तो हैं, लेकिन वो चीज़ों से काफ़ी जल्दी सेटिस्फाई हो जाते हैं। बॉस के लिए तो ये कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो पर्सन उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं उनकी लाइफ के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। जिस पर मैथ्यू काफ़ी गौर से उसकी बात सुनता है और फिर उसे बोलता है कि अगर ऐसा करने से मुझे कोई फ़र्क पड़ता तो मैं कभी भी उसके साथ इन्वॉल्व ना होता। और अब क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकता हूँ? ये बोलते हुए वो अपनी पॉकेट से की निकाल कर उसके सामने कर देता है। प्लीज़ ये ट्रैक्टर जिनको दे देना, उन्हें बोलना कि फ्राइडे को मैं अपने स्टूडियो में उनका वेट करूँगा। इसके बाद सीन दोबारा से जिन की तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ पर जिन ने उस पर्सन को जोर से बॉल पर मारा था और उसके फेस के बिल्कुल क्लोज आकर बोलता है, अब तुम चुप क्यों करके जो तुम बोल रहे थे, क्या प्लीज तुम दोबारा से उसे कंटिन्यू करोगे? इस पर वो पर्सन उससे बोलता है, जिन चोंगवू तुम्हें पता भी है कि तुम ये क्या कर रहे हो, इसका एंड बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। फिर जिन उससे बोलता है, ऐसा लगता है कि आज का दिन तुम्हारे लिए लकी नहीं है, मेरा मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं पहले से ही काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट था। कहते हैं कि जिनकी ऐसा करने पर उसे काफी ज्यादा पेन हो रही थी, जिसे देखकर उसके बॉडीगार्ड उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी से उसे बुलाते हुए उसके पास आने लगते हैं। उनमें से एक बॉडीगार्ड काफी तेजी से जिनके पीछे से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जिन तो अपने एक ही हाथ से उसके अटैक को रोककर उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तो फाइट कर सकता हूँ, लेकिन क्या तुम श्योर हो कि तुम ठीक रहोगे? इसे सुनकर वो बॉडीगार्ड तो काफी ज्यादा घबरा जाता है, जिसे देखकर जिन उसके हाथ को दूर झटक देता है। इतने में डायरेक्टर यंग भी जल्दी से उस बॉडीगार्ड को रुकने का बोलता है। वो ये नोटिस कर चुका था कि उसके आसपास बहुत से लोग इकट्ठे हो चुके हैं। वो उनसे बोलता है कि ये शिनहाई फैमिली की टेरिटरी है, इसीलिए हमें यहाँ पर कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करनी। वो पर्सन अपने फेस को क्लीन करते हुए जिनसे बोलता है, तुम ऐसा करके काफी ज्यादा पछताने वाले हो, अगर हमारे बॉस को इस बारे में पता चल गया तो तुम। वो ये बोल ही पाता कि इतने में जिन उसके पास आते हुए बोलता है कि बहुत अच्छे, मैं जल्दी से जाकर उसे ये बताना चाहिए। और उसके एज के बिल्कुल पास जाकर बोलता है, उसे ये भी बोलना कि उसे अपने लिए अच्छे लोगों को चूज करना चाहिए, तुम्हारे जैसे नामर्दों की वजह से उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन अभी भी उसके माइंड में उसी पर्सन की वही बात चल रही थी कि तुम्हें तो किसी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता। ऐसा लगता है कि मैडम चेयरमैन अभी भी तुम पर ट्रस्ट नहीं करती। वो जाते हुए सोचने लगता है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मुझे उसे इतना इजीली खुद को प्रवोक नहीं करने देना चाहिए था, लेकिन मैं बस वहाँ चुपचाप खड़ा उसकी ऐसी बातें नहीं सुन सकता था, स्पेशली उस गद्दार के मुंह से। ये सब सोचते हुए वो ऑफिस तक पहुंच चुका था और जोरदार किक करके ऑफिस का डोर ओपन करके अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही पूछता है, तो चलो बताओ तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? लेकिन मैडम चेयरमैन तो उसके ऐसा करने पर भड़क जाती हैं और उसे बोलती हैं, सुनो ट्रैक्टर जिन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो, ऐसे ही कभी भी डोर को किक करते फिर रहे हो? मुझे लगता है कि तुमने अभी भी अपनी क्रीपी हैबिट्स को फिक्स नहीं किया। जिस पर जिन स्माइल करते हुए बोलता है, मैडम चेयरमैन आपने आधी रात को मुझे यहाँ वापस बुलाया है, तो ऐसे पर्सन से आप मैनर की उम्मीद कैसे कर सकती हैं? मुझे नहीं लगता कि मैं जो चीज़ यहाँ आने के लिए छोड़ कर आया हूँ उसके लिए एक सिंपल सॉरी बोलना काफ़ी रहेगा। ये बोलते हुए वो उनके पास जाकर बैठ जाता है। इस टाइम काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट लग रहा था, जिसे देखते हुए मैडम चेयरमैन उससे बोलती है, मुझे लगता है कि तुम दोबारा से किसी रैंडम पर्सन के साथ कुछ तो कर रहे होगे। पर जिन इरिटेट सा मुंह बनाते हुए बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि आपको मेरी प्राइवेट लाइफ के बारे में ऐसे बात करनी चाहिए। और मैथ्यू के बारे में याद करते हुए सोचता है, जितना ज़्यादा मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ टाइम मुझे उतना ही ज़्यादा अनॉयड फील हो रहा है। इसकी ये बात सुनकर मैडम चेयरमैन भी समझ आती हैं कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कैच किया है, जिस पर वो साय गिरते हुए अपने सर पर हाथ रख लेती हैं कि तुम तो बिल्कुल एक जंकी की तरह हो। पर उसके सेक्रेटरी जल्दी से आगे बढ़कर उन्हें होल्ड कर लेती है
वो अपनी सेक्रेटरी का हाथ पकड़ते हुए बोलती हैं, सेक्रेटरी जिंग, ऐसा लग रहा है कि ये मेरी ही गलती है कि मैंने इस जैसे डर्टी रेज को अपनी कंपनी का इंचार्ज बना दिया है। सेक्रेटरी बोलती है कि मैडम चेयरवुमन, आपको इतना डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये डर्टी रेज की बजाय आपके लिए एक डिश क्लॉथ की तरह है। फिर जिन इरिटेट होते हुए उससे बोलता है कि सेक्रेटरी जिन, जो भी आपने अभी अभी बोला, क्या आप श्योर हैं? आफ्टर ऑल इस ओल्ड वुमन के मरने के बाद मैं ही इस कंपनी का नेक्स्ट चेयरमैन बनने वाला हूँ। क्यों ना तुम्हें सोच समझ के बात करनी चाहिए। फिर चेयरवुमन वहाँ से उठते हुए बोलती है कि सेक्रेटरी चैंग, बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मरने से पहले मैं इस बच्चे को अच्छे से सबक सिखा कर जाऊंगी, से ये अपनी आने वाली पूरी लाइफ याद रखेगा। दोनों सेक्रेटरी जैंग के जरिए एक दूसरे को ही बातें सुना रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे दो ड्रैगन एक दूसरे के साथ लड़ रहे हों। उन्हें देखकर सेक्रेटरी जैंग बोलती है, ऐसा लगता है कि अब मुझे गिर जाना चाहिए। मैं आपको यही कहूँगी कि आप दोनों मिलकर इस बारे में अच्छे से डिस्कस कर लें। बोलकर वो जल्दी जल्दी वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद चेयरवुमन जिनसे बोलती है, ऑलराइट जिन, मैं इस बार तुमसे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। मुझे हमेशा से यही बिलीव था कि तुम एक कैपेबल मैन हो। बोलते हुए वो उसके सामने वही पैसों से बड़ा बैग फेंक देती हैं। ये ट्रैक्टर हु इसे बिना टच किए हमें वापस कर गया है। इसे देखकर जिन काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि ये पैसे तो उसे ट्रैक्टर हु को रिश्वत के तौर पर दिए थे कि वो शिनाई कॉर्पोरेशन को कंस्ट्रक्शन के राइट डिलीवर कर दे। लेकिन कंस्ट्रक्शन के राइट देने की बजाय वो तो पैसे ही वापस कर गया। पर चेयरवुमन उससे बोलती हैं, मुझे रिपोर्ट मिली थी कि तुम कंस्ट्रक्शन के सारे बिजनेस को हैंडल करने वाले हो, तो चलो अब तुम ही बताओ कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन अपनी कार में बैठा हुआ था। वो इस टाइम काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट था। वो फ्रस्ट्रेट होते हुए सोच रहा था, मैंने कभी भी चीजों को इतनी लापरवाही से हैंडल नहीं किया, ऐसा करना मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता। सोचता है कि उस टाइम तो उसके माइंड में सिर्फ और सिर्फ मैथ्यू के ख्याल चल रहे थे, जिसकी वजह से शायद वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। फिर कुछ देर पहले हुई मीटिंग के बारे में याद करता है, जहाँ पर उसने मैडम चेयरवुमन से पूछा था, मैं डायरेक्टर हूँ से ठीक से डील नहीं कर पाया, ये मेरी गलती थी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप आर्ट म्यूजियम के कंस्ट्रक्शन के लिए इतना ज़्यादा बेचैन क्यों हो रही हैं। और चेयरवुमन उसे बताती हैं कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, इम्पोर्टेंट तो वो लैंड है जिस लैंड पर म्यूजियम बनने वाला है। भी हमारे बिजनेस में जब बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन एक ही लैंड को हासिल करने का ट्राई करती हैं, उस लैंड को हासिल करने के लिए हमें एक दूसरे के साथ फाइट करना पड़ती है, लेकिन वो लैंड इस टाइम गवर्नमेंट के अंडर में है और ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत जल्द उसे ऑक्शन में नीलाम कर दिया जाएगा। ऑफ कोर्स दूसरी कॉर्पोरेशंस भी उसे हासिल करने का ट्राई करेंगी। फिर जिन पूछता है, क्या इसी वजह से आपने बर्मिंघम कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर को यहाँ मिलने के लिए इनवाइट किया था? चेयरवुमन जिनके हाथ पर लेके ब्लड को देखते हुए बोलती हैं, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे लग रहा था कि वो भी हमारे साथ कम्पीट करने वाले हैं, इस वजह से मुझे काफ़ी परेशानी हो रही थी। ऐसा लगता है कि तुमने अच्छे से उसे उसकी जगह दिखा दी है, तो अब लगता है कि मुझे और फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। इन द एंड अगर हम उस लैंड को हासिल कर लेते हैं तो हमें उस पर कंस्ट्रक्शन के राइट मिल ही जाएंगे। मैं ऐसे बास्टर्ड से बिल्कुल भी हारना नहीं चाहती जो पहले ही इस कॉर्पोरेशन को धोखा दे चुके हों। फिर जिन बोलता है, तो चलो ठीक है, तब तक मैं डायरेक्टर हु को ढूंढ कर उनके साथ अपना बिजनेस सेटल कर लूंगा। हमें बस कुछ भी करके बर्मिंघम कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन से पहले इस लैंड को हासिल करना है। जिन कार में बैठा ये सब कुछ सोच रहा था। हम देखते हैं कि फ्रस्ट्रेशन की वजह से उसके हाथ कांप रहे थे, पर वो सोचने लगता है कि इन दिनों मुझे बार बार ये सिम्टम्स क्यों फील हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि मैं स्ट्रेस की वजह से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। अपने सर पर हाथ रखते हुए सोचता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिलहाल मुझे बस एक ही चीज की जरूरत है। मैं योंगबाल कार की विंडो नो करते हुए उसे बुलाता है, जिस पर जिनू से पूछता है कि क्या तुम्हें डायरेक्टर हो मिल गए। इस पर योंगबाल बताता है कि उसका घर और ऑफिस पूरी तरह से खाली है, हमें उसका कहीं भी नामो निशान नहीं मिला। ऐसा लगता है कि उसने काफी अच्छे से ये सब कुछ प्लान किया है। और जब हम उसके घर की तलाशी ले रहे थे तो वहाँ पर हमें एक लोन फोन मिला है। ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर उसे वहाँ रखा हो। वो फोन निकाल कर जिनको देते हुए बोलता है कि हमने इसमें मौजूद सारे कॉन्टैक्ट्स को रिकवर कर लिया है। जिस पर जिन उस फोन को चेक करने लगता है, जहाँ पर सिर्फ एक ही पर्सन को कई बार कॉल की गई थी।
इसे देखते हुए जिन सोचने लगता है कि मुझे हर हाल में ये पता करना ही होगा कि आखिर डायरेक्टर हु को ऐसा क्या मिला जिसकी वजह से वो मेरी डिशेस वापस करके ऐसे ही कहीं पर जाकर छुप गया है। इतना भी पावरफुल नहीं है कि वो इन सारी चीज़ों को अकेले ही हैंडल कर पाए। मुझे लगता है कि इस सब के पीछे कोई ना कोई मास्टरमाइंड तो ज़रूर है। फिर वो कौन है जो इस तरह की यूजलेस चीज़ें कर रहा होगा। ये सोचते हुए वो उसी नंबर पर कॉल लगा देता है। दूसरी तरफ देखते हैं जिस पर्सन को वो कॉल गई थी वो इस टाइम गोल्फ खेल रहा था। उसका पूरा ध्यान बॉल शूट करने पर था। जैसे ही वो उस बॉल को शूट करता है तो उसका एक कंपेनियन क्लैप करते हुए बोलता है ये शॉट बहुत अच्छा था। जिस पर वो पर्सन हंसते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी तो जो शॉट मुझे इजीली मिल जाते हैं मैं तो उन्हें भी मिस कर देता हूँ। में उसका एक और सबऑर्डिनेट उसे फ़ोन दिखाते हुए बोलता है कि चीफ आपको उसी सेम नंबर से दोबारा से कॉल आ रही है। चीफ कुछ देर सोचते हुए कॉल पिक कर लेता है और जैसे ही उसने कॉल पिक की थी फ़ोन की दूसरी तरफ से जिन उससे पूछता है तुम कौन हो और डायरेक्टर हु कहाँ है। इसे सुनकर चीफ के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो उसे रिप्लाई करने की बजाय उससे पूछता है कि चिन चैंग वो तुम कैसे हो। वह सीन शिफ्ट होता है। हम कैफे का सीन देखते हैं जहाँ पर मैथ्यू बैठा जिनके बारे में ही सोच रहा था कि उसने बोला था कि हर फ्राइडे उसके स्टूडियो में वो उससे मिलेगा। जिसे याद करते हुए वो वॉच पर टाइम चेक करने लगता है कि आज वही दिन है जब उसने मुझसे मिलने का प्रॉमिस किया था। इतने में ओनर उसके पास आते हुए उससे पूछती हैं कि मैथ्यू क्या कुछ हुआ है। जिस पर मैथ्यू से पूछता है कि आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं। इस पर ओनर बोलती है मैं तब से देख रही हूँ काफ़ी देर से तुम साई करते हुए बार बार अपनी वॉच चेक कर रहे हो तो इस वजह से मुझे ये लग रहा है कि शायद तुम्हें कुछ तो हुआ है। ऐसा करके तुम तो मुझे भी नर्वस कर रहे हो। इसमें मैथ्यू कुछ देर सोचने लगता है और सोचते हुए उससे बोलता है कि आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। आज बस मैं किसी से मिलने वाला हूँ। फिर ऑफ करने के बाद स्टूडियो वापस आते हुए सोच रहा था कि पता नहीं उसे की मिली भी होगी या नहीं। पता नहीं वो कब आएगा उसे टाइम नहीं बताया था। कैसा रहेगा कि मैं स्टूडियो में जाकर उसके आने का वेट करूं। ऐसा लगता है कि उसे आने में रात हो जाएगी। आज दोबारा से वो मुझे ब्लाइंडफोल्ड करेगा। ये सब सोचते हुए वो अपने स्टूडियो वापस पहुंच जाता है। इस टाइम बिल्कुल प्रिपेयर था। जिनने उसे जैसा बोला था उसने अच्छे से प्रैक्टिस की थी और ऐसा करने के लिए उसने बहुत सी वीडियोस भी देखी थी। लेकिन दूसरी तरफ हम जिनको देखते हैं जो कि इस टाइम बार में बैठा ड्रिंक कर रहा था। वो ड्रिंक करते हुए उसी गोल के बारे में सोचता है। पर उसने चेयरमैन से पूछा था कि क्या तुम ही हो जिसने डायरेक्टर हु को छुपने में हेल्प की है। पर चेयरमैन तो उसके बात का रिप्लाई करने के बजाय उससे बोलता है ऐसा लगता है कि अब तुम दोबारा से मुझे बॉस नहीं बुलाओगे। ओह ये वही बॉस था जिसके बारे में वो डायरेक्टर बात कर रहा था जो जिनको पहली बार शिनहाई ऑपरेशन में लेकर आया था और बाद में जिन उससे काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था। उसकी ये बात सुनकर जिन इरिटेट होते हुए बोलता है कि तुम बस मेरे क्वेश्चन का आंसर करो। पर चेयरमैन बोलता है कि मैं तुम्हें डायरेक्टर हु के बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा। आफ्टर ऑल हमें भी तो वो कंस्ट्रक्शन राइट चाहिए। जिस पर जिन बोलता है हमें सच में ये लगता है कि किसी पर्सन को किडनैप करके तुम्हें राइट मिल जाएंगे। इस पर चेयरमैन बात को चेंज करते हुए बोलता है कि जिन आजकल तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम अभी भी वो मेडिसिन लेते हो। इस पर जिन बोलता है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं। चेयरमैन स्माइल करते हुए बोलता है अगर मेडिसिन से छुटकारा पाने में तुम्हें दिक्कत हो रही हो तो तुम कभी भी मेरे पास आ सकते हो। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कहाँ मिलूंगा। तुम जानते हो कि तुम्हें जितना भी मिल जाए कभी भी वो चीज़ तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं होती। इसे सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि उन दोनों का रिलेशन बॉस और एम्प्लॉय से कहीं ज़्यादा था। प्रेजेंट में चेयरमैन की उन्हीं बातों को याद करते हुए जिनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इतने में योंगबॉल वहाँ पर आता है। इस पर जिनू से पूछता है कि क्या तुम्हें डायरेक्टर हु के बारे में कोई भी अपडेट मिली है। जिस पर योंगबॉल उसे बताता है कि बमयंग कॉर्पोरेशन ने इंटरफेस करना बंद कर दिया है। इसकी वजह से अब हम और भी तेजी से डायरेक्टर हु को ढूंढ पा रहे हैं। पर जिन गुस्से से बोलता है कि पहले ही काफी दिन गुजर चुके हैं और तुम गधे अभी तक एक पर्सन को भी नहीं ढूंढ पाए। जिस पर योंगबॉल जल्दी से उसके सामने बो करते हुए बोलता है कि सर प्लीज मुझे माफ कर दें, मैं अब और भी तेजी से उसे ढूंढने का ट्राई करूंगा। जाने के बाद हम जिनको देखते हैं जो कि इस टाइम काफी ज्यादा टेंशन में था। वो अपने सर पर हाथ रखते हुए सोचने लगता है मेरी स्ट्रेस तो बढ़ती ही जा रही है, मुझे कुछ भी करके इसे कम करने का ट्राई करना होगा।
लेकिन आखिर मैं ऐसा कैसे करूं? इतने में कोई पर्सन उसके पास आते हुए बोलता है, मैं देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे माइंड में बहुत सी ट्रबलसम चीज़ें चल रही हैं। मैं काफ़ी देर से वहाँ बैठा तुम्हें देख रहा था। लगता है आज तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। इस पर जिन उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करता और उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए ड्रिंक करने लगता है। पर्सन जिनके पास जाकर बैठ जाता है और टेबल पर पड़ी बहुत सी खाली बोतलों को देखते हुए उससे पूछता है कि इतनी ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद भी तुम ड्रंक नहीं लग रहे। तभी आप अपनी परेशानियों को ऐसे ही ड्रिंक में डुबा देना चाहते हैं। जिस पर जिन बोलता है कि चाहे मैं जितनी मर्जी ड्रिंक कर लूं, लेकिन मैं कभी भी ड्रंक नहीं होता। इसे सुनकर वो पर्सन जिनकी और भी क्लोज होते हुए हंसकर बोलता है, क्या सच में? आखिर ऐसा क्यों? तुम्हारे जैसे पर्सन को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। अगर सच में ऐसी ही बात है तो क्यों ना तुम इसके अलावा कुछ और ट्राई करो। ये बोलते हुए वो अपनी पॉकेट से कोई मेडिसिन निकालकर उसे दिखाता है कि ये ड्रीम पिल्स हैं। एक ही पिल लेने से तुम्हें ऐसा फील होगा कि ये पूरी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में है। इससे तुम्हारी डीप डिजायर्स भी रिवील होंगी। जिस पर जिन काफी गौर से उसकी तरफ देखने लगता है। इसे ऐसे अपनी तरफ घूरता देखकर वो पर्सन हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए? ये बोलते हुए वो एक ग्लास में ड्रिंक पोर करता है और उस ड्रिंक में वो पिल डाल देता है। पर्सन अभी भी उसे कुछ नहीं कहता, वो बस गौर से उस ड्रिंक को ही देखे जा रहा था। ड्रिंक बनाने के बाद वो उसे दिखाते हुए बोलता है, ये कैसी रहेगी? ये सच में अच्छी है। आई प्रॉमिस, इसे लेने से तुम अपनी सारी मुश्किलों को भूल जाओगे। ड्रिंक जिन को देने की बजाय खुद पीने लगता है। इसे देखते हुए जिन सोचता है कि मुझे भी ये चाहिए। ऐसा लग रहा है कि मेरा गला बिल्कुल खुश्क हो चुका है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। वो पर्सन ड्रिंक को अपने मुंह में रखकर जिनके क्लोज आने लगता है। जिनके फेस के बिल्कुल क्लोज आकर रुक जाता है। जिस पर जिन सोचने लगता है कि मुझे बस अपनी आइज़ बंद करनी है और थोड़े ही टाइम में मुझे बहुत अच्छा फील होगा। हम देख पाते हैं कि ये सब सोचते हुए उसके हाथ पूरी तरह से कांप रहे थे और फिर कुछ देर सोचने के बाद वो आगे बढ़कर उस पर्सन को किस कर लेता है। ऐसा करते हुए वो उस पर्सन के मुंह से ड्रिंक ले लेता है और उस ड्रिंक के साथ साथ उसने वो पिल भी खा ली थी। मेडिसिन खाते हुए सोच रहा था कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि यही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। शायद ये वही मेडिसिन थी जिसके बारे में चेयरमैन बात कर रहा था कि जिन उसका एडिक्ट है। और इस टाइम जिन के इस बिहेवियर को देखकर भी ये पता चलता है कि जिन उस मेडिसिन को रेजिस्ट नहीं कर पाता। मैं हमेशा अपने इम्पेशंस की वजह से बिना कुछ सोचे समझे ऐसा कर ही लेता हूँ। से भी चाहे हम प्यास की वजह से मरे या बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से, हम सबको एक न एक दिन तो मरना ही है। तो मैं खुद को ऐसे होल्ड बैक क्यों करूं? उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसी पर्सन के साथ एक मोटर रूम में वो सब कुछ कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने सेंसेस में नहीं है। काफ़ी देर तक ऐसा करने की वजह से उस पर्सन की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। जिनको तो ये अभी भी काफ़ी नहीं लग रहा था। इस पर उसे चीफ की बातें याद आने लगती हैं कि जब उसने बोला था कि तुम्हें जितना भी मिल जाए तुम्हें कभी भी काफ़ी नहीं लगता। अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए होगी तो तुम्हें पता है मैं तुम्हें कहाँ मिलूंगा, तुम कभी भी मेरे पास आ सकते हो। जिसे याद करते हुए जिन सोचता है कि मुझे कुछ और चाहिए। ये बोलते हुए वो मैथ्यू को इमेजिन करने लगता है कि जैसे उसने उसे बैकअप कर रखा हो जब उसने बोला था कि वो चीज़ें जल्दी सीख लेता है। नेक्स्ट टाइम मैं इससे भी बेटर करने का ट्राई करूँगा। तो प्लीज़ तुम मुझे अच्छे से टीच करना और जब तक तुम चाहो मैं तुम्हारी सारी डिज़ायर्स पूरी करूँगा। जिसे याद करते हुए इस टाइम जिन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने लगता है। पर वो पर्सन उसे रुकने का बोलता है कि अब मैं सच में और ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाऊंगा। हम जिनको देखते हैं जो कि उसकी ये बात सुनकर रुक जाता है और अभी भी वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हुआ था। इतने में उसकी नज़र कोर्ट में मौजूद मैथ्यू की की पर पड़ती है। जिसे देखते हुए वो सोचने लगता है कि क्या आज वही दिन है जिस दिन हमने मिलने का प्लान बनाया था। सैंगचिन ने उसे वो की दे दी थी। ये बोलकर के पार्ट टाइमर ने बोला था कि वो स्टूडियो में आपका वेट करेगा। इसके बाद हम मैथ्यू के स्टूडियो का सीन देखते हैं जहाँ पर वो अभी भी जिनके आने का वेट कर रहा था। सारी रात ऐसे ही गुजर जाती है और इस टाइम सुबह हो चुकी थी। जिस पर वो काफी ज्यादा सैड फील करते हुए सोचने लगता है, मैंने हमेशा ही दूसरों का वेट किया है और मैं इससे यूज टू भी हूँ। और अपने बचपन की मेमोरी को याद करता है जहाँ पर वो अकेला ही रैबिट के स्कल्पचर के पास बैठा हुआ था। जिसे ऐसे देखकर एक लेडी बोलती है, ये तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ।
इसे इस ऑर्फनेज में आए ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है और अभी तक इसने एक भी वर्ड नहीं बोला। ये दूसरे बच्चों से आई कांटेक्ट नहीं करता और हमेशा ही ऐसे अकेला रहता है। ना ही ये सारी रात सोता है, ये बस ऐसे ही वहाँ पर बैठा बाहर की तरफ ही देखता रहता है। जिस पर मैथ्यू सोचता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितने ही घंटे और कितने ही दिन किसी का वेट कर लूँ। मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ें उनके साथ ही होती हैं जो कि वेट करते हैं। ये सोचते हुए वो डोर की तरफ देखने लगता है कि जब मैं उसे इस डोर से अंदर आता देखूंगा तो चाहे मैंने जितना भी वेट क्यों ना किया हो, मुझे उस पर थोड़ा भी गुस्सा नहीं आएगा। साथ ही वो फ्रस्ट्रेट होते हुए अपने सर पर हाथ रखकर सोचने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे स्टूडियो की की ना मिली हो। अगर उसे की मिल भी गई हो तो कहीं वो स्टूडियो का रास्ता तो नहीं भूल गया। शायद उसका आज का दिन काफी बिजी रहा होगा जिसकी वजह से उसे भूल गया हो कि हमने आज मिलने का प्लान बनाया था। लेकिन जो भी हो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो वाकई एक बिजी पर्सन है। ये सब सोचते हुए वो वहाँ से उठता है। वो डोर की तरफ देखते हुए कुछ देर सोचता है, फिर सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाता है। वो वहाँ पर बैठा दुखी मन से अभी भी यही सोच रहा था कि क्या होगा अगर वो आज आए ही ना, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो मेरा मॉडल ना बनना चाहता हो। चाहे जो भी हो, लेकिन मुझे वेट करने की आदत है। लेकिन जब मैं किसी का वेट करता हूँ तो टाइम बिल्कुल भी तेज़ी से नहीं गुजरता। लेकिन किसी ऐसे पर्सन का वेट करना जो कि ना आने वाला हो, ऑनेस्टली ये ऐसी चीज़ है जो कि मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंटली नहीं कर सकता। यानी कि जो पर्सन नहीं आने वाला, चाहे आप उसका जितना भी वेट क्यों ना कर लो, वो नहीं आएगा। ये सब सोचते हुए वो होपलेसली वॉल के साथ टेक लगाकर आइज बंद कर लेता है। इतने में उसे डोर ओपन होने की आवाज़ आती है जिस पर वो अचानक से अपनी आइज ओपन कर लेता है और जल्दी से खड़ा होकर डोर की तरफ देखने लगता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर जिन खड़ा था। इसे देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। मैथ्यू को सीढ़ियों में ही देखकर जिन उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे अपने सामने देखकर मैथ्यू सैड फेस के साथ उससे बोलता है, मुझे लगा था कि आज तुम नहीं आओगे, आज तुम काफी ज्यादा लेट हो, तो हम किसी और दिन इस पर काम करेंगे। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात कंप्लीट कर पाता, जिन ने तो उसे कॉलर से पकड़कर अपने क्लोज खींच लिया था। इसके अचानक से ऐसा करने पर मैथ्यू काफी ज्यादा चौंक जाता है। जिन तो फौरन ही उसे किस करने लगा था, पर मैथ्यू भी उसे होल्ड करके किस करने लगता है। वो दोनों अपनी आइज क्लोज करके बस एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जिन किस ब्रेक करते हुए उससे बोलता है, क्या तुम मुझे अपने बेडरूम में लेकर जाना चाहोगे। इसके बाद वो एक पैशनेट नाइट स्पेंड करते हैं। ये उन दोनों की एक साथ पहली नाइट थी। जिनको तो यही लगता था कि उसके लिए कोई भी चीज़ काफ़ी नहीं होती, उसे हमेशा ही और चाहिए होता है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम था कि कोई चीज़ उसके लिमिट से ज़्यादा हुई थी। पहले तो वो अपनी प्राइड के चलते उसे बिल्कुल भी नहीं रोकता। ये मैं एक न्यूबी को रुकने का बोलूँगा, ये मेरे लिए कितनी शर्म की बात है। लेकिन बाद में उसे अपने इस डिसीजन पर काफ़ी रिग्रेट होता है और वो खुद से उसे रुकने का बोलने लगता है। इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। अंटिल नेक्स्ट चैप्टर, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।